नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। चलिए, जैसे कि आपको बता दें कि जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने करी। तो मौर्य साम्राज्य की दोस्तों स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। घनानंद कौन था दोस्तों? तो नंद वंश का अंतिम शासक था। बात करें कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो नंद वंश की स्थापना दोस्तों महापद्मानंद ने की थी। ठीक है। और घनानंद एक निर्दयी शासक था। वह जो है जनता की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखता था, जिससे परेशान होकर जो है कौटिल्य उनके जब दरबार में पहुंचे थे तो कौटिल्य का उन्होंने अपमान कर दिया था। और उस अपमान से परेशान होकर उन्होंने प्रण लिया था कि मैं एक दिन घनानंद का पूरी तरह से सर्वथा विनाश कर दूंगा। तो जब कौटिल्य ने ये ठान लिया कि मुझे उसका विनाश करना है, तो उसके लिए वो फिर निकल पड़ते हैं और फिर उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य में उनको वो प्रतिभा दिखती है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि ये भविष्य का एक कह सकते हो संस्थापक बन सकता है या कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। आप जानते हो कि मौर्य साम्राज्य उस समय बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना था। उतना बड़ा भारत आज भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। उस समय इसकी अफ़गानिस्तान हो गया आपका, इधर बांग्लादेश, पूर्वी बांग्लादेश हो गया आपका, पाकिस्तान, ये पूरा जो है एक प्रांत के अंतर्गत आता था, पूरा एक भाग था। तो उसमें समझ सकते हो उस समय का जो भारत था बहुत ही अभिन्न भारत था, बहुत ही बड़ा विशाल भारत था। ठीक है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी जो भी फैक्ट हैं वो वन बाई वन करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना कर दी, इसके बाद उनका बेटा बिंदुसार आता है और बिंदुसार के बाद अशोक आता है। अशोक ने कलिंग युद्ध, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लड़ाई कलिंग युद्ध की थी जो अशोक ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। और इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने झेलम का युद्ध, आपने वितस्ता का युद्ध सुना होगा, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ उसका वो युद्ध हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स हम वन बाई वन करके यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग देख लेते हैं। हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। पहला क्वेश्चन आपका, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 345 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और इन्होंने घनानंद को हराया था। घनानंद को हराया था, कैसे हराया था? तो इन्होंने कौटिल्य की सहायता से हराया था। ठीक है, किसकी सहायता से हटाया था? तो कौटिल्य की सहायता से हटाया था। और जो है ये जो घनानंद होता है, इसको बाद में जब कौटिल्य की सहायता से हटा देते हैं, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो बाद में जो कौटिल्य हो गए, कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है। तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य थे। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इनको अमात्य रखते हैं, यानी अमात्य एक तरह से कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री। अब आपके लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आप थोड़ा कंबाइंड करके पढ़िएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? थोड़ा कंबाइंड रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है। इसके बाद कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों राजनीति का सब्जेक्ट था, जो राजनीति सब्जेक्ट था इसका, अर्थशास्त्र का। ये मत समझिएगा अर्थशास्त्र का मतलब अर्थशास्त्र रिलेटेड है, नहीं। ये जो है पूरे पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में इसमें पूरा जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर कब बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं तो 322 बीसी में बैठते हैं। ठीक है, ये जो है जौन धर्म के अनुयायी रहते हैं, जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं, सॉरी जैन धर्म के जो, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के इसके अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अंतिम समय इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया हुआ था।
तो बात करते हैं, याद रखना इस बात को कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ पर बिताया था, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। ठीक है, इन्होंने हराया था किसको, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कब हराया था, 305 बीसी में हराया था। और अब बात करें कि सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था 305 बीसी में हराया था। तो 305 बीसी में जब हराया था तो बात करें कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो इसके पहले मैंने आपको सिकंदर के बारे में पढ़ाया था, और सिकंदर के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था, ठीक है, कि सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब यह देख लीजिए 305 ईस्वी में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों हरा दिया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था एक मेगास्थनीज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें जो है सबसे ज्यादा अगर जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में अगर हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है तो वो हमें इंडिका से मिलती है। इंडिका किसकी पुस्तक है दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, और बात करें कि मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों कौन था, सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों बात करते हैं कि इन्होंने शादी किससे करी थी, तो शादी दोस्तों इन्होंने करी थी कार्नेलिया से। कार्नेलिया कौन थी दोस्तों, ये निकेटर की पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कार्नेलिया। ठीक है, और अब शादी हो गई तो कुछ ना कुछ तो दहेज के रूप में कुछ प्राप्त होगा, तो दहेज के रूप में इनको 4 प्रांत मिले। कौन कौन से दोस्तों, काबुल मिला, कंधार मिला, हेरात मिला, मकरान मिला। काबुल मिला, कंधार मिला, मकरान मिला, हेरात मिला। तो ये चारों प्रांतों को याद रखिएगा, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। ठीक है, तो ये दहेज के रूप में प्राप्त होता है। और इसी जब इनको 4 प्रांत मिलते हैं तो बाद में ये खुश होकर जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान देते हैं। आगे चलिए वो भी देखते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा दोस्तों किससे हासिल करी थी, शिक्षा दोस्तों भद्रबाहु से ली थी। अब दोस्तों बात करें कि भद्रबाहु कौन थे, तो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक आपका हीनयान और महायान, इसकी 2 शाखाओं में बट गया था। ठीक है, तो जो हीनयान शाखा थी जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा यानी साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस हुई, तो उसके जो है संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु से ही इन्होंने मौर्य साम्राज्य कह रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का जो युद्ध का वर्णन मिलता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन दोस्तों किसने किया है, तो ये एपियानस ने किया है। ठीक है, एपियानस ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, एपियानस एक दार्शनिक था जिसने जो है इस युद्ध के बारे में वर्णन किया था। इसके बाद दोस्तों प्लूटार्क ने एक बात लिखी है। प्लूटार्क ने, जो मैंने अभी आपको बताई कि प्लूटार्क ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 500 हाथी दिए थे। किसको दिए थे, तो सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था। ठीक है, फादर इन लॉ था। तो इन्होंने 500 हाथी दिए थे, उन्होंने इनको 4 प्रांत दिए, इन्होंने 500 हाथी दे दिए। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु इनकी दोस्तों 298 बीसी में होती है। ठीक, 298 बीसी में कहाँ पर होती है, श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु होती है। अच्छा, एक चीज इसको ध्यान दीजिएगा कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने दोस्तों संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना पद्धति क्या होती है, संलेखना पद्धति का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि सब कुछ अन्न जल सब कुछ त्याग देते हैं, और त्यागने के बाद जब उनकी धीरे धीरे करके मृत्यु हो जाती है तो इसको संलेखना पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो ये श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है, ऊपर मैंने बता दिया। ठीक, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने यहाँ से यहाँ तक सारी पॉइंट क्लियर कर लिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक, या कह सकते हो उनका बेटा था। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार के शरीर में बिंदु बिंदु थे। क्यों बिंदु थे, क्योंकि इनकी जो माता थी तो माता को जो है थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया जाता था, तो वही जो जहर इनके शरीर में एक विष की तरह पे कार्य करता था, और उसी वजह से इनके शरीर में बिंदु बिंदु पड़ गए थे। तो जन्म से ही उनकी माता को थोड़ा थोड़ा करके विष दिया जाता था, जिसकी वजह से इनके शरीर में बिंदु बिंदु पड़ गए थे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अब भाई 298 बीसी में आप देख रहे हो कि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो भाई 298 बीसी पर ही तो कोई ना कोई गद्दे पर बैठेगा।
तो 298 बीसी पर गद्दी पर बैठ जाता है कौन? बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। और बात करें कि बिंदुसार के दूसरे क्या क्या नाम थे, तो दोस्तों बिंदुसार के दूसरे नाम थे, एक नाम था अमित्रघात। अमित्र का मतलब होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आपके जैसे, ये तो आपके इस तरह के जो अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क जो मैंने लिख रखा है ये हो गया। और चंद्रगुप्त और वर्सेस सेल्यूकस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके यूजीसी नेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपके ये वाले पॉइंट हो गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में हुआ था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आप दिमाग में रिकॉल करते रहेंगे तो आपको कई बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें, देखो अब मैंने आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन इनका जो बेटा था बिंदुसार दोस्तों, वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं था, वो जैन धर्म को नहीं मानता था। उसने जो है आजीवक धर्म को अपनाया था, आजीवक धर्म को मानता था। तो इनके जो अनुयायी थे ये आजीवक संप्रदाय थे, आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था, ठीक है। अच्छा, बात करें कि वायु पुराण में नाम भद्रसार या वारिसार मिलता है, तो वायु पुराण में बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? भद्रसार मिलता है या वारिसार मिलता है। जैन ग्रंथ में नाम क्या मिलता है इनका? तो जैन ग्रंथ में दोस्तों नाम मिलता है इनका सिंहसेन। जैन ग्रंथ में क्या नाम मिलता है? सिंहसेन। हालांकि ये जैन धर्म को नहीं मानते थे, ये किस धर्म को मानते थे? ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अच्छा, आप ये बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों मक्खलपुत्र कौसाल है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो एंटियोकस सीरियाई नरेश ने दूत डाइमेकस भेजा। अच्छा, बात कीजिएगा, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। डाइमेकस कौन था? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने किसको भेजा था? तो एंटियोकस को भेजा था। एंटियोकस कौन था? ये सीरियाई राजा थे, सीरियाई नरेश थे। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? दमिश्क, याद रखिएगा, ठीक। तो सीरियाई नरेश थे एंटियोकस, ठीक। इनका एक दूत था जिसका नाम था दोस्तों क्या? डाइमेकस। डाइमेकस को भेजा था। डाइमेकस कौन था? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तक्षशिला में 2 युद्ध होते हैं, ठीक। पहले युद्ध को दबाने के लिए इन्होंने सुसीम को भेजा था। तक्षशिला में दोस्तों कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध। पहले युद्ध को दबाने के लिए इन्होंने सुसीम को भेजा, किसने? बिंदुसार ने भेजा। दूसरे युद्ध को दबाने के लिए किसको भेजा? दूसरे युद्ध को दबाने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा, ठीक है। तो दूसरे युद्ध को दबाने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा था। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एथीनियस बिंदुसार ने मदिरा, सूखे अंजीर एक दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस नरेश सीरिया से। अच्छा, बात करते हैं सीरिया के नरेश कौन थे दोस्तों? एंटियोकस थे, ठीक है। एंटियोकस से इन्होंने क्या मांग करी थी? सूखे अंजीर मांग करी थी, और एक दार्शनिक की मांग करी थी, और मदिरा की मांग करी थी। हो सकता है शौकीन हो, ठीक है। तो इन्होंने जो है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है, ठीक। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया हुआ है, ठीक। किसने बताया हुआ है? तो तारानाथ ने। कितने युद्ध जीते थे इन्होंने? कितने राज्यों को जीता था? तो 16 राज्यों को जीता था, तो 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अशोक के बारे में, द ग्रेट अशोका, ठीक है। इनका बात करें कि 269 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर से, 322 में, यानी 322 में, देखिए 322 में कौन बैठता है? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार कब बैठता है दोस्तों? 298 बीसी में। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको माइनस करोगे तो आप 45 साल तक कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीवित रहे थे। और देखिए 322 में ये गद्दी पर बैठे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। 298 में कौन बैठता है भाई? बिंदुसार भैया बैठते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों बैठेगा कौन? 269 बीसी में। 269 बीसी में कौन बैठेगा दोस्तों? द ग्रेट अशोका, ठीक। 269 बीसी में आपके अशोक बैठते हैं। अशोक मगध की गद्दी पर बैठता। अब बात करें कि अशोक जो है गद्दी पर बैठने से पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ का शासक था या कहाँ का राज्यपाल था।
तो दोस्तों ये पहले अवंती का राज्यपाल था। कौन? अशोक। अब आप बताइए कि राज्यपाल का से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, यानी जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है स्टेट में, उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो 155 आर्टिकल है, ये भी आप याद रखिएगा थोड़ा। ठीक, अब बात करें, देखो मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य भाई जैन धर्म को मानता था। बिंदुसार किसको मानता था? तो बिंदुसार दोस्तों अजीवक संप्रदाय को मानता था। अशोक किसको मानता था? भाई बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक, तो अशोक किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। बात करें कि बौद्ध धर्म की शिक्षा इनको किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त कौन था दोस्तों? तो ये बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। इनके जो पुत्र थे दोस्तों, महेंद्र था, पुत्री संघमित्रा थी, और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। काय के लिए भेजा था? यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, यानी बौद्ध रिलीजन को एक्सपेंशन के लिए इन्होंने भेजा हुआ था। ठीक है, अब बात करें कि अशोक का नाम, अशोक कहाँ कहाँ से मिलता है? तो अशोक का नाम दोस्तों, अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। ठीक, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के, तो 269 बीसी में कलिंग आक्रमण होता है। क्या होता है? कलिंग अटैक होता है, और इन्होंने कलिंग पर अटैक करके जो राजधानी थी, ये याद रखिएगा कि 269 बीसी में अशोक ने कलिंग पर अटैक किया, और अटैक करके तोसली जो राजधानी थी वहां पर इन्होंने क्या किया? उसको ऑक्युपाई कर लिया, यानी उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लिनी, फिलाडेल्फस मिस्र डियानीसियस राजदूत भेजा। तो फिलाडेल्फस दोस्तों मिस्र के राजा थे, उन्होंने राजदूत किसको भेजा था? डियानीसियस को। इस तरह के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, डियानीसियस दे दिएगा, ठीक है, मेगास्थनीज दे देगा, ठीक, और बारबोसा दे देगा, और इस तरह से कई सारे दे देगा। पूछता है, मैचिंग में पूछ लेता है कि कौन किसके समय में भारत आया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्लिनी के अनुसार जो है डियानीसियस जो है, जो राजदूत था, वो फिलाडेल्फस यानी मिस्र के जो राजा थे उन्होंने भेजा था, और ये जो है आपका राजदूत बनकर भारत आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था? अशोक के शासन के समय में आया था। ठीक है, आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा बनवाई। अब देखिए बात समझिएगा, ये मानते थे किसको? ये बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन इनके जो पिता थे, कौन? बिंदुसार। तो बिंदुसार क्या कहे थे? बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानते थे, लेकिन बेटे का भी तो कुछ पिता के प्रति कर्तव्य बनता है। तो इन्होंने क्या किया कि पिताजी जो है अजीवक संप्रदाय को मानते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा बनवा दी। ठीक है, कहाँ पर बनाई? बराबर की पहाड़ियों पर। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आपको साउथ में आप देखेंगे मैप में, तो नीचे साइड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो वहाँ पर 4 गुफाएं बनवाई। उनके नाम क्या थे? एक का नाम कर्ज, दूसरा चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। तो कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ठीक, ये 4 गुफाएं बनवाई। अशोक के जो पौत्र थे दोस्तों, दशरथ ने नागार्जुन गुफा दान दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नागार्जुन गुफा जो थी उसको दान किसने किया था? तो उसको दोस्तों दान किया था अशोक के पौत्र दशरथ ने दान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं कि शिलालेख का प्रचलन हमें कहाँ से मिलता है। तो अशोक ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। शिलालेख प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपि का प्रयोग किया था। कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपि। अब इसमें भी बात कर लेते हैं
कि जो ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, अरमाइक थी, ग्रीक लिपि थी, इनके हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अरमाइक और ग्रीक, ये जो दोस्तों जो है अरमाइक और ग्रीक, इसके जो साक्ष्य हैं हमें अफगानिस्तान से मिलते हैं। ठीक है, खरोष्टी के दोस्तों, खरोष्टी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलेंगे? पाकिस्तान से दोस्तों मिलते हैं। ठीक है, और ब्राह्मी के साक्ष्य दोस्तों ये आपको भारत से मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ब्राह्मी के साक्ष्य के भारत से मिले हैं। और खरोष्टी के कहाँ से मिले हुए हैं? तो खरोष्टी के पाकिस्तान से, पूर्व पश्चिम पाकिस्तान से मिलते हैं। और इसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान से हमको क्या मिला है। तो अफगानिस्तान से दोस्तों हमको अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेखों के साक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि शिलालेख प्रचलन सबसे पहले अशोक ने सर्वप्रथम प्रारंभ कराया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक अभिलेख के 3 भाग हैं। अशोक अभिलेख के कितने भाग हैं? तो अशोक अभिलेख के दोस्तों 3 भाग हैं। कौन कौन से? शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये इसके 3 भाग हैं। इनके अभिलेखों के 3 भाग हैं दोस्तों। शिलालेख अभिलेख है, गुहालेख अभिलेख है, और तीसरा आपके स्तंभलेख अभिलेख है। ठीक है, अब बात करें कि शिलालेख की जो खोज हुई थी 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी, और इनकी संख्या 14 बताई थी। तो शिलालेख की खोज दोस्तों किसने करी थी? 1750 ईस्वी में करी थी, पैंथेलर ने किया था, और उनकी संख्या कितनी बताई थी? तो 14 बताई थी। अभिलेखों को सबसे पहले उसने पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप थे, जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था। तो अब मैंने इसमें सारे पॉइंट आपको एक एक करके डिस्कस कर दिए। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की किसने स्थापना की दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था। गद्दी पर कौन कब बैठे थे? तो 322 बीसी में बैठे थे। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठे थे? जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? तो 298 बीसी में हुई थी। 298 बीसी में कौन गद्दी पर बैठा था? तो बिंदुसार बैठा था। फिर इसके बाद 269 बीसी में गद्दी पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार का बेटा अशोक बैठा था। अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। और इसके बाद बात करें कि इस अशोक का नाम अशोक वर्धन कहाँ से मिलता है? तो पुराणों में इस अशोक के नाम को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। बात करें कि झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच का युद्ध कब हुआ था? तो वो 305 बीसी में हुआ था। ठीक है, और जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था किस धर्म को मानता था? तो वो दोस्तों जैन धर्म को मानता था। और बिंदुसार किस धर्म को मानता था? तो बिंदुसार दोस्तों आपका मानता था आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो मक्खलीपुत्र गोसाल को कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद अशोक के बारे में बात करें, अशोक किस धर्म को मानते थे? तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म में की शिक्षा उनको किसने दी थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा उनको उपगुप्त ने दी थी दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको ये बताया था कि शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों को जो है सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, और इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, इनको आप एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करने की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।